कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताने जा रहे हैं जो बीपीएससी और एसएससी और रेलवे में पूछा गया है, जो बार बार पूछा गया। उसी अनुच्छेद के बारे में हम आपको डिटेल्स में थोड़ा बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में भाग जो है 22 भाग है और अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद अभी 395 है। लेकिन ये अभी देखा जाए तो ये सब 465 के करीब अनुच्छेद है, लेकिन क्रम संख्या में देखिएगा तो 345 होगा। जैसे होता है कि 19A 19B ऐसे कर कर के हुआ है, तो अनुच्छेद हमारा 465 हो चुका है, लेकिन क्रम वाइज में देखिएगा तो वह 395 है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं भाग एक में बताने जा रहे हैं। तो भाग एक में आपका है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, जिसमें अनुच्छेद 1 में कहा गया है अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि भारत राज्यों का संघ है, समूह है, संगठन है, क्या है? तो आप बोलेंगे भारत राज्यों का संघ है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। और फिर अनुच्छेद 2 में है कि इसमें है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। जैसे भारत में अगर कोई दूसरा देश का राज्य प्रवेश करना चाहे तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत प्रवेश करेगा। जैसे 1975 में सिक्किम राज था, जो अनुच्छेद 2 के तहत ही भारत का 22वां राज्य बना। 1975 के पहले भारत में सिक्किम नहीं था। 1975 के बाद सिक्किम भारत का राज्य बना, 22वां राज्य बना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अब अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य था, उसको 2 भागों में बांट दिया गया है केंद्र शासित राज्यों में, इसी अनुच्छेद के तहत। तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ अनुच्छेद 3 के तहत ही। यानी भाग 1 में आप देखें, भाग 1 में आपको बताए 3 अनुच्छेद बताए, जिसमें भारत राज्यों का संघ है, 1 में है। दूसरा में है 2 में है कि नए राज्यों का प्रवेश हो सकता है, और 3 में है कि नए राज्यों का निर्माण हो सकता है, कोई नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। तो भाग 1 में आप पढ़े। अब इसके बाद भाग 2 बताने जा रहा हूं। भाग 1 में क्या पढ़े कि भारत और संघ के बारे में पढ़े। जब भारत और संघ के पढ़े तो भारत होगा, संघ और राज्यों के बारे में पढ़े। तब राज्य होगा तो उसके बाद नागरिकता होगी। तो भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में। भाग 1 में आप पढ़े हैं राज्य और संघ के बारे में। तब राज्य और संघ होगा तो उसमें रहेंगे नागरिक। तो भाग 2 में आप पढ़े हैं नागरिकता। तो नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता है। उसके बाद जब नागरिक होगा तो
भाग अब 3 बताने जा रहे हैं। जब 1 में बता दिए कि राज्य संघ हुआ, 2 में नागरिक, जब नागरिक हुआ तो उसका अधिकार होगा, यानी भाग 3 में होता है अधिकार, यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद वहां 12 से लेके 35 तक ले है अनुच्छेद। उसके बाद आएगा आपका भाग 4। भाग 4 जब 1 में आप भाग में देखे हैं कि राज और संघ, उसके बाद 2 में देखे हैं कि राज होगा तो उसमें नागरिक होगा, और उसके नागरिक होगा तो उसका अधिकार होगा। तो उसका नागरिक होगा, अधिकार होगा तो उसका उसके लिए कुछ नीति बनेगा, यानी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व कितने में है? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है आपका नीति निर्देशक तत्व। तो भाग 1 में आप पढ़े राज और संघ, उस राज्य में नागरिक रहेगा, तो भाग 2 में नागरिक पढ़े। उसके बाद भाग 3 में नागरिक होगा तो अधिकार होगा, अधिकार होगा तो उसके लिए नीति बनेगा 4 में। उसके बाद भाग बता रहे हैं भाग 4A अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य हुआ कि भाग 1 में आप देखें कि राज और संघ हुआ, 2 में देखे नागरिक हुआ, नागरिक हुआ तो 3 में देखे अधिकार हुआ, 4 में देखे कि उसको लिए नीति बना, तो 5 में उसका कर्तव्य होगा। यानी 5 में इसमें तो 4A में है, 4A में उसका कर्तव्य के बारे में बताया गया, यानी मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में है मौलिक कर्तव्य। और भाग 5 के बारे में बता रहे हैं। भाग 5 के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब आते हैं। तो भाग 5 में आपका राष्ट्रपति आता है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति 5 में आता है। भाग 5 में आप क्या पढ़ा है? राष्ट्रपति। भाग क्या है? 5। अगर इसमें 2 लगा देते हैं तो हो जाता है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार क्या? राष्ट्रपति का पद। इसमें 1 बढ़ जाते हैं, इसमें 1 बढ़ जाते हैं, तो इसमें होता है राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति। राष्ट्रपति का क्या हो जाता है? कार्य और शक्ति हो जाता है। 54 में क्या होता है? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे हुआ? उसके बाद में आपका निर्वाचन हो गया। उसके बाद आपका 52 में राष्ट्रपति का पद हुआ, 53 में कार्य और शक्ति हुआ, 54 में उसका निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचन होता है तो उसको रिटायरमेंट भी किया जाता है, माने हटाया भी जाता है। 61 में होता है महाभियोग। महाभियोग यानी महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। महाभियोग के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अब राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे तो महाभियोग के बारे में अच्छा से बताएंगे। महाभियोग का मान इतने समझिए कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को उसको पदों से हटाया जा सकता है। अगर संसद को लगे कि राष्ट्रपति संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो वह राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तब महाभियोग का अर्थ यही समझिए कि पद से हटाना। महाभियोग का अर्थ है कि पद से हटाना, यानी कोई भी पद से हटता कब है? 60 के बाद। कोई भी रिटायरमेंट कब है? 60 के बाद। यानी 60 के बाद माने 61, याद रखिएगा। यानी कोई अपने पद से कब हटता है? 60 के बाद, यानी 61 यानी महाभियोग। उसके बाद उसके होता है राष्ट्रपति के बाद 72 यानी क्षमादान की शक्ति, यानी किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा है, उसको राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है। किसी मृत्युदंड की सजा है तो राष्ट्रपति चाहे माफ कर सकता है या उसको उम्र कैद में बदल सकता है। उसको ये पावर दिया गया है, राष्ट्रपति को है। उसके बाद राष्ट्रपति को ये भी है कि अध्यादेश पारित कर देता है। अध्यादेश
1 2 3 अध्यादेश, अध्यादेश, अध्यादेश पारित करना, यानी अध्यादेश पारित करता है कौन? राष्ट्रपति। तो अध्यादेश में आदेश देना, बार बार आदेश देना, एक बार आदेश दे, दो बार आदेश दे, मैं लगातार आदेश दे रहे हैं, कोई बात नहीं मान रहा, यानी लगातार आदेश माने लगातार आदेश देना, यानी 1 2 3 अध्यादेश जैसी है तो समझिए लगातार देना, बार बार बोलना, बार बार आदेश दे रहे हैं, मान नहीं रहा है, यानी आदेश देना 1 2 3, यह आप दिमाग में रखिए अध्यादेश। उसके बाद राष्ट्रपति कानूनी सलाह ले सकता है, 143 के अंदर राष्ट्रपति सलाह ले सकता है हाई कोर्ट के जजों से, माने सुप्रीम कोर्ट के जज से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। सलाह को मानना न मानना वो राष्ट्रपति को भी डिपेंड करता है। तो अभी क्या पढ़े हम लोग? हम अभी यहाँ पढ़े हैं भाग 1 के में पढ़े हैं। भाग 1 में क्या पढ़े हैं कि भाग 1 में हम यही पढ़े हैं कि भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या पढ़े हैं? जब भारत 2 में हम आएंगे तो यहाँ देखेंगे नागरिकता पढ़े हैं। जब नागरिक हुआ तो 3 में कर्तव्य के बारे में, 3 में हुआ तो मौलिक, इसमें हम देखें मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े हैं। जब अधिकार होगा व्यक्ति को, तो जब व्यक्ति को अधिकार होगा तो उसके लिए नीति बनेगा। 4 में नीति निर्देशक तत्व होगा, और नीति निर्देशक तत्व 4A में हम पढ़े हैं कि उसका मौलिक कर्तव्य होगा। तो ऐसे करके हम इसको याद रखेंगे। अब इस बात को यहाँ ध्यान देना है कि अगर राष्ट्रपति को 52 पद याद रखते हैं और राष्ट्रपति का 52 पद है, उसको याद रखते हैं 52 यानी राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद अगर याद रखते हैं, यहाँ पे 1 लगा देते हैं तो 152 होता है। तो अनुच्छेद 152 के अंतर्गत यह बताया गया कि संविधान का परिभाषा दिया गया, यानी 151 में संविधान की परिभाषा क्या लिखेंगे? 52 पद को याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 यानी राष्ट्रपति पद, लेकिन उसमें 1 आगा लगा देंगे, 152 हो जाएगा। तो उसमें हो जाएगा कि अनुच्छेद 152 के अंतर्गत संविधान का परिभाषा दिया गया है। उसके बाद ये 53 है। 53 के अंतर्गत होता है राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति। अगर इसमें 1 यहाँ लगा देते हैं तो यहाँ राज्यपाल का पद हो जाएगा। राज्यपाल का पद यहाँ है, इसमें 1 लगा दिए तो राज्यपाल का पद, 153 के अंतर्गत राज्यपाल का पद होता है। यहाँ 54 है, निर्वाचन राष्ट्रपति का है। तो अगर 54 में 1 यहाँ लगा देते हैं तो राज्यपाल का क्या होता है? कार्य और शक्ति होता है। यहाँ 1 लगाए, राष्ट्रपति अगर हम याद रखते हैं, राष्ट्रपति का पद क्या होता है? 52, उसमें 1 पहले लगा दिए तो संविधान की परिभाषा है। अगर राष्ट्रपति का कार्य और शक्ति है 53 अनुच्छेद में, उसमें 1 आगा लगा देते हैं तो वहाँ राज्यपाल का पद हो जाता है, अनुच्छेद 100। अगर यहाँ है 54 है, निर्वाचन, अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें आगे 1 लगाते तो 154 हो जाता है। तो 154 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्य और शक्ति हो जाता है। और 155 के अंतर्गत जो होता है राज्यपाल का निर्वाचन होता है, राज्यपाल का निर्वाचन होती है। थोड़ा इसको दिमाग में देखिएगा, बार बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बता रहे हैं कि इसके बाद आपको आएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति में होता है कि उपराष्ट्रपति का पद जो है अनुच्छेद 63 के अंतर्गत, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है। और सभापति यानी 64, यानी जैसे राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 64 के अंतर्गत। 63 के अंतर्गत क्या है? उपराष्ट्रपति का पद है संविधान में। 64 में क्या है? वो सभापति का पद है। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। उसके बाद इसमें होता है कार्य। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? 65 में उपराष्ट्रपति का कार्य है। और निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है 66 में। क्या है? उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है? 63। 64 में सभापति का पद होता है और उपराष्ट्रपति का कार्य होता है 65
और निर्वाचन होता 66। अब इसमें आप एक ध्यान रखेंगे, ये पद है ना 63, ये पद अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत संविधान में उपराष्ट्रपति का पद का वर्णन किया गया है, व्यवस्था किया गया है। अगर इसमें एक लगा देते हैं, अगर 63 याद रखते हैं, इसमें एक लगा देते हैं तो इसमें हो जाएगा मंत्रिमंडल। यानी आप उपराष्ट्रपति को याद रखें 63, अगर उसको एक पहले लगा दिए 163 तो मंत्रिमंडल, यानी राज्य का मंत्रिमंडल, राज्य का मंत्रिमंडल क्या हुआ 163 राज्य का मंत्रिमंडल। यहाँ 64 है, 64 में सभापति का पद है, और 64 के पहले एक लगा देते हैं तो मुख्यमंत्री सीएम का पद है, सीएम का पद। यानी संविधान में 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री पद के बारे में कहा गया है कि मुख्यमंत्री होगा। किस अनुच्छेद 164, इसी को याद रखेंगे, एक लगाएंगे हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का कार्य है, ये उपराष्ट्रपति का कार्य है, उपराष्ट्रपति का कार्य है, उसमें 100, इसमें एक यहाँ लगा देंगे 165 हो जाएगा, तो इसमें महाधिवक्ता हो जाएगा, महाधिवक्ता होता है। अब यहाँ समझिए, यहाँ होगा मंत्रिमंडल 163, 164 का मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के सलाह के लिए महाधिवक्ता होता है। यह राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है सरकारी। इसकी नियुक्ति जब राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और यह मुख्यमंत्री को कानूनी सलाह देने का काम करता है। जैसे 76 के अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए होता है महान्यायवादी, महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी होता है। एक इसका काम है, ये भी वकील होता है, यह सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है प्रधानमंत्री को, और यह महाधिवक्ता होता है, राज्य में होता है, प्रत्येक राज्य में होता है, यह सलाह कानूनी सलाह देता है मुख्यमंत्री को। अब यहाँ पे है, अब मंत्री अब होता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद 74 के अंदर, अनुच्छेद 74 के अंदर मंत्री परिषद है। और प्रधानमंत्री मंत्री का पोस्ट है 75, यानी मंत्री परिषद होगा भारत में, वो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत होता है। और भारत में प्रधानमंत्री होगा, वह अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होगा। यही 76वें है, यही महान्यायवादी होगा, जो प्रधानमंत्री को उसके कार्यों के संपादन के लिए कोई कानूनी सलाह देगा। उसके बाद होता है कि आप जहां पे संसद, अब याद रखिए, अब संसद का होता है कि ये 100 का मतलब होता है 7, दिमाग रखिएगा थोड़ा सा, ये 100 का मतलब 7, और 9 के अर्थ होता है, बिंदु को अर्थ है 9। आप पता है कि बिंदु जो 9 के बराबर होता है, तो 7 और 9, 79 याद रखिएगा। कैसे यार, संसद जैसे आएगा तो आप दिमाग में रखिएगा, 100 माने 7 और बिंदु माने 9, 9 का उच्चारण आ रहा है, इसलिए 79 लिखिएगा। अब होगा कि राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। अब इसमें कैसे याद रखिएगा, राज्यसभा और लोकसभा में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि दोनों 80 है कि 81 है। तो राज्यसभा में आप देखिए 81, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होता है, इसलिए कम वाला होगा, और लोकसभा में सदस्यों के ज़्यादा होता है संख्या, इसलिए ज़्यादा वाला होगा। याद रखेंगे, हो जाएगा। अब इसमें एक और याद रखेंगे, अब संसद जिसे याद रह गया, वो अगर यहाँ पे 2 लगा देते हैं 279A, यानी इसका मतलब होता है जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। यानी 279 के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। अगर इस 80 है और इसके पहले 80 है, 80 के अनुसार क्या होता है, राज्यसभा गठन होता है। अगर इसके पहले 2 लगा देते हैं तो इसका होता है वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। अब जैसे कि फिर बताते हैं, संसद है 100 माने 7 और बिंदु माने 9, 7 हो गया। अब इसमें 2 लगा देते हैं
279 ए के अंतर्गत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। और ए है 80 राज्यसभा, अगर इसमें 2 लगा देते हैं तो ए हो गया वित्त आयोग का 280 वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के 280 के अंतर्गत।